He was a very, very caring boy. A soldier is should never be forgotten. और अक्षय की ही बात नहीं है, मैं सबके बारे में कहानियां लिखती हूँ। मेरे लिए वो मेरे एक बच्चे की तरह सामने आता है। नेक्स्ट उसके बाद he comes in front of me as a very, very brave soldier of this country, like many others. बचपन में ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फौज ज्वाइन करेगा। जब हम बात करते हैं पावर की तो साथ में हमें बात करनी चाहिए कि उस पावर को सुरक्षित कौन रखता है। वो है यूनिफॉर्म में हमारे शूरवीर जो बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। आज इसी कड़ी में आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने ऐसी सिचुएशंस देखने के बाद भी अपना हौसला बना के रखा और पूरे देश को आज भी इंस्पायर कर रही हैं। स्वागत करता हूं इस एपिसोड में मेघना गिरीश आंटी का एंड गिरीश सर का। सर, जब कोई भी आप दोनों को बोलता है कि हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक थॉट आता होगा कि किस तरीके से याद करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए एक सेंसेशनल न्यूज़ कह देते हैं कि 15-20 मिनट के लिए लोग रुक जाते हैं अगर हेडलाइंस में कुछ दिखता है ऐसा, लेकिन एक परिवार की ज़िंदगी वहीं पे थम जाती है जब इस तरीके का न्यूज़ बाहर निकल के आता है। तो मैं शुरू से जानना चाहूँगा उनके बचपन के बारे में, उनके डिसीज़न के बारे में कि एक बैंगलोर की मिट्टी से निकला हुआ लड़का कैसे देश का इतना सबसे बड़ा सिपाही बन के दिखता है और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाता है। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी टीम को यही कह के लाया हूँ कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उस परिवार जा रहे हैं जिस परिवार ने मेजर अक्षय गिरीश जैसे शूरवीर को पाला है, पोष के बड़ा किया है और देश के लिए इतना बड़ा नाम जिन्होंने किया है उनके बारे में जानना है। तो शुरुआत करेंगे उनके बचपन से। सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, किस तरीके से आप याद करते हैं उनके बचपन को, और आज के टाइम में जब हम कोई आता है आपके लिए पॉडकास्ट के लिए तो क्या थॉट आता है आपके मन में कि क्या याद करें? जब कभी अक्षय का नाम आता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट फीलिंग आती है वो एक्चुअली उसके बचपन की ही होती है। सो हमारे लिए तो हमारा बच्चा था एंड थ्रू हिज चाइल्डहुड ही वाज अ वेरी वेरी inquisitive and everything he would like to question and understand. So that was his kind of nature, and he was a very very caring boy. Now these qualities जो मैं आपको बता रहा हूँ is something which I feel I have seen him doing it. Not that anybody taught him या किसी ने उसको सिखाया. Right. So that is the first thing which comes to my mind. And जब कभी कोई पॉडकास्ट करने के लिए या किसी तरह का रिएक्शन करने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले मेरे लिए वो मेरे एक बच्चे की तरह सामने आता है। नेक्स्ट उसके बाद he comes in front of me as a very very brave soldier of this country, like many other soldiers. Right. So that's the feeling what I get. परफेक्ट सर। मैम, सेम क्वेश्चन टू यू, हाउ डू यू सी आज के टाइम में लोग ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जिस माँ ने जिस सिपाही को 9 महीने पहले कोक में रखा और फिर एक डिसीज़न दिया कि ठीक है आप फ़ौज ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर इस तरीके की बातें बाद में बाहर निकल के आती है जो हमने नगरोटा में देखा, आपके लिए कितना मुश्किल होता है फिर से उन सारे थॉट्स को जीना और कहीं ना कहीं ब्रेव भी दिखना है, क्योंकि आप एक वीर माता हैं और पूरा देश आपको सलाम करता है, सैल्यूट करता है। आपके लिए कैसी भावना है मैम? कैसे, क्या थॉट प्रोसेस आपके अंदर आते हैं जब हम लोग इस तरीके से पॉडकास्ट के लिए कहते हैं, और क्या सोचते हैं आप? मेरे अंदर मुझे लगता है कि अ सोल्जर इज शुड नेवर बी फॉरगॉटन। और अक्षय की ही बात नहीं है, मैं सबके बारे में कहानियां लिखती हूँ। जी मैम, सोशल बिल्कुल। मीडिया पे हर सोल्जर के बारे में। लेकिन हाँ, अक्षय का अगर मैं बचपन से देखूँ तो वो अनवेवरिंग था। बचपन में ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फौज ज्वाइन करेगा और इस देश के लिए यूनिफॉर्म पहनेगा। हालांकि उसके पापा कमर्शियल पायलट बन चुके थे और उसको बहुत सारी ऑप्शंस थी, कई बार अब्रॉड जा चुका था, लेकिन
उसने अपना वो बदला नहीं कभी भी, दैट पैशन। सो मैं देखती हूँ कि जिसके अंदर वो फीलिंग है टू सर्व द कंट्री, वो किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल ही लेता है, निश्चित इन सम वे और द अदर ही विल फाइंड हिज वे इन। निश्चित तो उसने अपने सपनों को जिया, इसकी खुशी भी है मुझे, और वो प्राइड भी है। एंड ही डिड व्हाट ही डिड द वे ही वांटेड टू, एंड ही वेंट विद हिज बूट्स ऑन। तो उसकी बूट्स भी हमने यहाँ रखी हुई है। जी दैट इज द वे आई वुड लुक एट इट। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे तरह के परिवार हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जनरेशन नेक्स्ट ये भी सोचे कि अपने सपने जिए और देश के लिए भी अपना योगदान दे, उसकी बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल प्रोग्रेस के लिए, किसी भी तरीके से। जी सर, आपका जीवन रहा है जहाँ पे आपने बहुत साल देश को दिए हैं वर्दी पहन के, आप एयरफोर्स के अफसर रहे हैं। क्या ये एक मेजर रीज़न था सर के लिए इतना इन्फ्लुएंस आर्मी के लिए कि नहीं मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँगा, या आपको लगा कि समय के साथ ये ग्रेजुअली उसके मन में ये कन्विक्शन आया कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है? इज़ इट बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम उनको मिला आपके थ्रू, या आपको लगता है कि नहीं उसके अंदर ये बात थी बचपन से ही और उसने वो करके दिखाया और साबित किया? See, as he was growing from a childhood, early days से, हर हर तरह उसका जो एक तरह माहौल था, वो एक तो जैसे एयरफोर्स कैंपसेस में रहे, उन स्कूल्स में पढ़े, उसके बाद फैमिली एटमॉस्फेयर, इनके पिता जो थे वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं, who's fought 65 and 71 war, and so जो उनका एक माहौल था उसमें there have always been discussions about armed forces, about uniform, and right from childhood he was very very clear in his mind, like she said. At what stage he took the decision is very difficult to say, but somewhere along it came in his heart and in his mind राइट that uniform services में जाना है, and like she says, he never wavered from that decision of his. जब हम बात कर रहे हैं उनके बचपने की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार आपको कब फील हुआ कि यार अब लग रहा है कि ये भी फ़ौज में ही जाएगा, अब दूसरा ऑप्शन मुझे भी छोड़ देना चाहिए इसको बताने का, क्योंकि ही हैज़ डिसाइडेड। और क्योंकि देखिए बैंगलोर में रहे हैं सर, और बैंगलोर जहाँ पे पूरा देश के यूथ आता है अपने आप को कहीं ना कहीं एक सबल नागरिक बनाने के लिए, जो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंगलोर में, फिर भी यहाँ से एनडीए जाना, वो जर्नी आपको किस दिन लग गई कि नहीं दिस इज द टाइम जब मुझे अब समझ जाना चाहिए कि मेरा बेटा फौज में जा रहा है, मेरा राजा बेटा? हाँ, मतलब उसको बहुत शौक था। 6th स्टैंडर्ड में एक्चुअली हम यहाँ आके सेटल हो गए थे जब वो क्लास 6 में थे, एंड एज यू नो ही इज वन ऑफ अ ट्विन। तो मैंने दोनों को एक तब तक वो आर्मी एयरफोर्स काइंड ऑफ स्कूल्स में ही पढ़े थे। 6th स्टैंडर्ड में मैंने दोनों को एक सिविल स्कूल में डाला बैंगलोर साउथ में, जहाँ हमारा घर था, घर के पास कुमरन्स। तो उसी टाइम वो मिलिट्री स्कूल जाना चाहता था, तो मैंने कहा नहीं तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी, वो एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहता था। मैंने कहा नो, यू आर ओनली 11 years old, अब तुम ये अभी घर से दूर दूर नहीं रह सकते, अपनी बहन के साथ यू ऑल्सो गो टू द सेम स्कूल। मेरे लिए भी ईजी है, आई वॉज अ वर्किंग मदर। Right. तो तब तो चला गया। फिर 7th में उसने फिर बोलना शुरू कर दिया, आपने मुझे जाने लिखने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार लिख ले, तुम ऐसा थोड़ी ना है कि सिलेक्ट हो जाओगे, लिखने में क्या जाता है, एटलीस्ट ही नो ही ट्राइड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है लिख दो। तो 8th स्टैंडर्ड में कुछ वैकेंसीज आई, तो 4 वैकेंसी, तो उसने लिखा एंड ही गॉट थ्रू। तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, एंड इट वाज अ बॉर्डर वैकेंसी, तो ही हैड टू स्टे एज अ हॉस्टल। हालांकि हम एक ही शहर में थे पर हम उसे देख नहीं सकते थे, वो Right. हॉस्टल में रहता था, और उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थी, 3 महीने में एक ही बार घर आएगा फलाना। बट मी लाइक द टिपिकल मदर, जब भी मुझे चांस मिलता था ना, मैं पहुंच जाती थी स्कूल, कोई ना कोई बहाने, कॉपी देनी है या उसको कुछ देनी है। एंड वो बड़े अच्छे थे एओ एंड जो प्रिंसिपल In थे, charge. हाँ कर्नल, दे वर वेरी नाइस अबाउट इट। एंड बस वो बन गया फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का बंदा। फिर जब 10th खत्म हुआ, फिर मैंने कहा अच्छा अगर स्टेट पीयूसी में पढ़ोगे तो योर चांसेस ऑफ सीईटी एंड ऑल आर मच बेटर, राइट तो अभी भी तुम शिफ्ट कर लो।
उसने कहा नहीं, मैं कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं स्कूल से ही 12th ख़त्म करूँगा और मैं एनडीए का एग्ज़ाम ही लिखूँगा। तो वहीं पे जो भी प्रिपरेशन हुई, ही क्लियर्ड एनडीए एंड फिर तब भी हम कह रहे थे, तब उसको चश्मा लगने का वो आ गया था पावर थोड़ा सा, तो हिज फर्स्ट चॉइस वाज एयरफोर्स, बट ही न्यू कि अब एयरफोर्स मुश्किल है, तो उसने कहा था कोई नहीं, मैं फिर भी आर्मी ज्वाइन करूंगा क्योंकि मुझे वो यूनिफॉर्म पहननी है। तो फिर हम छुट्टी पर गए, लेके गए इनको बड़ा अमेरिका अमेरिका सब घुमाया, कहा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस तुम्हारे फैमिली से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सर्व कजन्स कर लिया है, तुम अपना ऑप्शन बदल भी सकते हो। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं विदेश घूम लूंगा, पर रहूंगा मैं अपने देश में, पहनूंगा यूनिफॉर्म अपने देश का। एंड ऑफ कोर्स व्हेन ही क्लियर्ड रिटन ही वाज वेरी हैप्पी, कूद रहा था जब रिजल्ट आया। तो मैंने कहा अभी एसएसबी है बाकी, कॉलेज में सीट तो हम लेंगे ही लेंगे, सीईटी भी क्लियर हो गई थी। तो उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काउंसलिंग के लिए नहीं जाऊंगा, आई विल क्लियर एसएसबी, सवाल ही नहीं उठता कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस लेवल, आई विल से। एंड बस बाय देन वी न्यू कि अब कुछ बदल नहीं सकता, सबने बात कर ली थी उससे, उसे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस तरीके से आप हंगर होते हो यूनिफॉर्म के लिए, जब एक दिखता है कि मेरे अंदर वो भूख है, तो बड़ा मुश्किल होता होगा एक माँ के लिए भी ना कि नहीं, इस भूख को तुम फॉलो मत करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के, दिखाने की, कमाने की। तो आपने कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाए जिससे ये फैसला बदल सके, या आपने कहा कि नहीं मेरा बेटा चाहता है तो ठीक है? नहीं, मैंने कहा अगर मेरा बेटा सच में यही चाहता है तो मैं उसे सपोर्ट बट आप क्यों, करूंगी। मतलब आपके मन में वो क्यों आ रहा था कि ठीक है दूसरे रास्ते भी हैं, कुछ ना मैं कुछ? चाहती थी कि उसे पता हो, एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, अवेयरनेस हो। अवेयरनेस के साथ डिसाइड करना चाहिए। बच्चा चाहे जो भी करे, एज लॉन्ग एज इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, पेरेंट्स उसे सपोर्ट अगर कर सकें, एज लॉन्ग एज कोई गलत रास्ते पे ना जा रहा हो, आई वुड। बट तो एक्सपोजर इसीलिए था कि ही शुड बी वेरी श्योर, बाद में उसे ये ना लगे कि अरे दिस इज नॉट, दिस वाज राइट, नॉट। मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे पता नहीं था। राइट। सो दैट वाज द ओनली रीजन। नहीं तो सपोर्ट तो किया। हालांकि जब वो ट्रेन चढ़ रहा था एनडीए जाने के लिए, तो उस टाइम भी वो मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं स्पेशल उतर जाऊं। हाँ, उतर जाओ, मैंने कहा उतर जा, अभी भी टाइम है, उतर जा। तो वो ऐसे एक पैर नीचे करके ना, जब ट्रेन चलने लगी डरा। और हंस हंस के बाय बोल रहा था। द फर्स्ट He was टाइम very व्हेन ही cute. वाज ट्रैवलिंग खड़गवासला। ओके ओके सर, मैम ने कहा कि जब वो RIMC गए थे 9th क्लास में, मैम जाती रहती थी टाइम टू टाइम उनसे मिलने। आपको तो समझ में आ गया होगा कि अब ये RIMC के माहौल में अब दूसरा इंसान कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं, इट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अच्छा, इस बट उस राष्ट्रीय में, बट स्टिल माहौल तो वही रहता है कि सबको जाके एनडीए ही करना है, तो माइंड में क्लियर तो हो गया था। आप किस तरीके से देख रहे थे उनकी इस फेज को? सी, एक बात मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी, वो ये थी कि अगर उसे कुछ करने की इच्छा है, अगर उसे किसी प्रोफेशन में जाने की इच्छा है, तो उसको वही करने का पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए। क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, अपनी फैमिली से मैं पहला था लड़का जो आर्म फोर्सेस में गया जी। तो आई वांटेड हिम टू हैव द सेम प्रिविलेज कि अपनी मर्जी से डिसाइड करो। राइट। बट मुझे ये भी लगता था कि एक बार जाने के बाद, सी इट इज वन थिंग टू सी द ग्लैमर एंड यूनिफॉर्म एंड बी प्राउड अबाउट इट एंड फील, अदर थिंग इज क्या एक बार अगर आप अंदर जाते हैं आप ट्रेनिंग के लिए, और उस डिफिकल्ट एंड टफ डिसिप्लिन एक्टिविटीज, फिजिकल स्ट्रेन जो पूरा होता है ट्रेनिंग का, उसमें कई बार जो हमने देखा है कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये शायद मुश्किल है कोप अप करना। राइट राइट। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि अगर इसको इच्छा है जाने दें। आई वाज आल्सो वेरी श्योर कि द काइंड ऑफ द फोकस ही हैज, जैसा वो करेगा। बट स्टिल आई वाज वेरी ओपन दैट कि अगर उसको 6 महीने 1 साल के बाद ये लगे कि अच्छा ठीक है मैंने ट्राई कर लिया, अभी देखते हैं कहीं और कुछ करेंगे, ही वॉज फ्री टू डू दैट। बट द सिंगुलर फीचर जो मुझे याद है अभी तक, थ्रू आउट ही इज नेवर वेवर। तो सीधा चलते हैं अब POP पे, पासिंग आउट पीरियड। एनडीए की बात करेंगे और IMA की बात करेंगे।
एनडीए के पासिंग आउट परेड, ये सब जर्नी तो आपने देखी, 3 साल एनडीए देखा, ऑब्वियसली आप लोग बीच में गए होंगे, आप गिरीश खुद एनडीए में थे, मेरा भाई एनडीए से था, तो अक्षय वाज वो फोर्थ लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, विरासत। तो वहाँ पे पीओपी में वो मोमेंट कैसा था जब आपको लगा कि चलो मेरा बेटा एनडीए पास आउट हो गया, अब आईएमए की तरफ जाएगा और अफसर बनने से बस थोड़ी कदम दूर है, तो वो फीलिंग क्या थी? एनडीए में उसने इतना एंजॉय किया, मतलब पनिशमेंट्स भी ली, और वो जो कहता था ना ऑनर, बहुत बात करता था जब छुट्टी पे आता था, वो कहता था ऑनर कोड है, ओनली स्टीलिंग, लाइंग एंड चीटिंग इज नॉट परमिटेड इन एनडीए, बाकी हर चीज Everything is- माफ होती है। तो वो जिस प्राइड के साथ उसने वो ट्रेनिंग करी, पनिशमेंट्स ली, फ्रेंड्स बनाए, एंड दैट होल क्या टीम की जो स्पिरिट होती है ना, माय हाउस शुड विन, डोंट लीव अ बडी बिहाइंड, वो सब ही हैड बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। उसके बाद तो आईएमए वाज अ केक वॉक, ऑनेस्टली राइट, एनडीए वालों के लिए। हाँ, he went through it quite well, एंड हालांकि वो आईएमए जब गया तब तक तो वो इन्फेंट्री ऑप्टी ही था, ही वाज ऑलवेज की इन्फेंट्री बिकॉज शायद नाना से बहुत उसने कहानियाँ सुनी थी इन्फेंट्री की। पर जब आईएमए गया तो उसके बटालियन कमांडर थे, जो कहते हैं वाज अ पैरा एसएफ ऑफिसर एक तो, एंड अक्षय वाज गुड एट रोप एंड ऑल दैट, तो कहते हैं कि अक्षय वाज दिस ब्लू आइड बॉय, उसके लिए तो मतलब पैरा एसएफ वाज अ बिग ड्रीम मोमेंट। बिग थिंग, हम यही सुनते थे उससे। पर जैसे जैसे वो सिलेक्शन चॉइसेस देनी होती है ना, कि व्हेन यू गेट कमीशन व्हाट आर योर 3 चॉइसेस, तो तब पता नहीं किस किस ने उसे वो पीयर इन्फ्लुएंस, सीनियर्स इन्फ्लुएंस, वो सब में लोगों ने कहा तुम टेकी हो, अभी कॉम्बैट इंजीनियर्स आर फर्स्ट इन लास्ट आउट, एंड अभी आर्मी इज बिकमिंग मोर एंड मोर modern, so you know you can look at that option because you're a techie। तो फिर उसने अपना फर्स्ट चॉइस इंजीनियर्स दिया था, एंड देन ही गॉट इट। सो वो वाले पासिंग आउट में भी हम लोग सब गए थे, फैमिली, मतलब गिरीश में। सच अ प्राउड मोमेंट, वेरी प्राउड मोमेंट, इट वाज द प्लैटिनम जुबली कोर्स और समथिंग लाइक दैट। तो मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ही वाज द चीफ गेस्ट, and that was the first time जब वो cadets marched singing a song, भारत माता तेरी कसम, तेरे right. रक्षक रहेंगे, मतलब मार्चिंग के साथ वो कदम गाते कदम बढ़ाए जाए ना, that vibration ना अभी भी वो गूंजता है, that feeling, so it was a special moment definitely। और उस टाइम हम लोग तो टीवी के माध्यम से देखते हैं, और अब तो अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पीओपी है, आपको आना है, बट मैं उस टाइम पे एकदम मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हक पूर्ण रूप से माता पिता का है, उस खुशी का, और मैं कहता हूँ कि मुझे रहने दो, आप मम्मी पापा को लेके जाओ, बट वो लोग ऑब्वियसली कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें आपका हाथ है। मैं आज तक उस चीज़ को फील नहीं कर पाया, और शायद यही एक कारण है कि मेरा जो प्यार है वर्दी से वो आजीवन रहेगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे कभी मिली ही नहीं। शायद मिल जाती तो मुझे लगता कैसा एहसास होता है। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें, और उसी में ये हमने पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें पहले गेस्ट आपको पता है सूद सर थे। सूद सर से मैंने एक बात पूछी थी कि सर, जो यूथ है, आप अपनी किताब में नैरेटिव्स के बारे में बात करते हैं, आप अपनी किताब में बताते हैं लोगों को कि वॉरफेयर किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है। ये जो लोग वर्दी चुनते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म सर्विस सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है आज के जियोपॉलिटिक्स में, और पीछे जाके हम देखें तो क्या ये कम था? तो उन्होंने साफ साफ बोला कि ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो जब ये इस तरीके से थ्रेट आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के माइंडसेट पे इसका प्रभाव पॉजिटिव होगा, या कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि नहीं, अब शायद हम उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, जो चीज़ जैसे अग्निवीर के बाद बहुत सारी बातें हुई कि फौजी जिस तरीके के बनते थे अब वैसे नहीं बनेंगे, और ख़ासकर जिसने अपने घर में मेजर अक्षय गिरीश सर को देखा है, पहचाना है, तो आपको लगता है कि आज के यूथ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जो पहले बच्चे सोचते थे जिस तरीके से, शायद वैसे नहीं सोच रहे हैं सर? देखिए ऐसा है, एक थोड़ा सा कंपैरिजन मैं देता हूँ। जब हमने हमारा क्लास 10 पास किया था इतने साल पहले, एंड चॉइसेस देखी थी, तो उस टाइम द नंबर ऑफ चॉइसेस जो थी हमारे सामने वो काफ़ी लिमिटेड होती थी। विथ ईच एंड एवरी पासिंग डिकेड द चॉइसेस जो हैं बच्चों के पास
to choose a career वो काफ़ी इंक्रीज हो. काफ़ी इंक्रीज. बट एक चीज़ बहुत कॉमन है इसमें. वो कॉमन ये है कि the pride which one gets in putting on uniform and the pride which one gets in serving in uniform and the kind of bonds which you established being in uniform वो ना उस टाइम बदला था ना अभी बदला है ना कभी बदला. मुझे लगता है आगे बदलेगा. So many times when I am asked this question and I'm saying I'm sure Akshay would have answered the question in the same way कि अगर आपको दोबारा कभी मौका मिले तो क्या करोगे. मेरी फर्स्ट चॉइस होगी एयरफोर्स आके फिर से फाइटर प्लेन बनाने का. एंड अक्षय वुड हैव सेड द एग्जैक्टली सेम थिंग. मैं फिर वर्दी पहन के वापस जाऊंगा फौज में. बिल्कुल सर, निस्संदेह. और जिस तरीके की हम लोग अभी कहानियाँ सुन रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने आंखों के सामने देखा है सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं जब पॉडकास्ट हो या कोई भी टॉक होता है तो आप चेरिश करते हैं उन सारे टाइम को जो आपने उन सर के साथ जिए हैं. उसी कड़ी में मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जब सर ने ये फैसला लिया कि अब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है और अब मुझे पोस्टिंग के लिए जाना है, तो जब पहली पोस्टिंग आई थी तो कहाँ आई थी और किस तरीके का माहौल था, और फिर आप लोगों ने उसको कितना जिया, कितनी बार गए, थोड़ा उनके पोस्ट, क्योंकि नगरोटा आई डोंट थिंक उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी. नहीं तो एक्चुअली अक्षय वाज वन ऑफ दोज इंजीनियरिंग ऑफिसर्स जिसकी पहली पोस्टिंग ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में हुई थी. ओके. यूनिट नागालैंड में थी, नागालैंड मणिपुर में. तो वो बड़ा खुश था. यूज्ड टू से कि हम निकलते हैं, छोटी सी टीम बना के निकलते हैं, मिलिटेंट्स एंड ऑल दैट, यू नो, इंटेलिजेंस गैदरिंग. यहाँ पे बहुत सारे आउटफिट्स हैं जो राइट, एनएससी, एनकेएम, हाँ, मल्टीपल आउटफिट्स हैं यहाँ इस रीजन में. तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. तो हिज ग्राउंडिंग आई वुड से स्टार्टेड विद कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स. एंड उसके बाद यूनिट जीरकपुर गई, लेकिन उसकी कंपनी को कुपवाड़ा एलसी फेंसिंग के लिए भेजा गया. तो वहाँ पे भी उसकी एक्चुअली फर्स्ट एंटी टेरर पेट्रोल बोल सकते हो, वहाँ पे उसकी पहली एक्सपीरियंस. नहीं, कुपवाड़ा में, हाँ, वहाँ पे हुई थी. नागालैंड में तो हुई थी थोड़ी मोटी, बट द फर्स्ट एक्चुअली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट में ही वॉलंटियर्ड विद द इन्फेंट्री पेट्रोल. कौन से साल की बात है ये? 2010. हाँ, और 2008 सर की कमिश्निंग कौन सी ईयर में हुई थी? कमिश्निंग वाज 2007 दिसंबर, बट पहले 2-3 महीने सेंटर जाते हैं ना वो उनकी ट्रेनिंग. तो 2008 मार्च के करीब ही हैज जॉइंड हिज यूनिट. ओके. तो फिर एक उसी टाइम एक जब वो ऊपर जा रहे थे तो एक सिविलियन गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी और बहुत सारे मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट था, क्लिफ से गिर गया था. एंड अक्षय अपेरेंटली उस टाइम वो था ना कि आर्मी सोल्जर्स ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं कश्मीर में, राइट. तो कि रोकना नहीं है. बट ही स्टॉप्ड एंड उसने कोई 11 लोगों को निकाला और सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया. उसमें से कुछ नहीं रहे और कुछ बच गए. तो उस टाइम कहता है रात को रिश्तेदार आए थे टू से थैंक यू, एंड दैट फॉर दैट एक्चुअली ही गॉट दैट आर्मी कमेंडेशन फॉर रेस्क्यूइंग लाइव्स. तो आई वुड से दैट फॉरेन इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की बहुत सारी एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हो चुकी थी. और एलसी फेंसिंग में इंटेल आया था जब वो इन्फेंट्री पेट्रोल जाके बैठी थी रात भर, और वो ही वेंट विद देम, एक जेसीयू एंड अदर्स के साथ. तो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जब हुई थी तो कहता है कि अर्ली मॉर्निंग के करीब फिर वो दे लेट लूज देयर AK-47s एंड फिर एकदम पिच डार्क में दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द फेंसिंग, और इन्होंने रातों रात फेंस लगा दी थी जो उनको नहीं पता. राइट. तो ही सेज दैट ऑफ कोर्स वो जो बॉडीज थी वो दे वर टेकिंग इट बैक, मतलब उस साइड जो अक्रॉस द फेंस जो मारे थे. सो I would say he had a lot of such exciting जो उसको adventure excitement he had. Perfect. 2010 में कुपवाड़ा में सर का ये सब चल रहा था, और जब ये खबर आती है आप लोगों को, मैसेज जब आपको पहली बार मिलता है, 6 साल बीत चुके थे. तो उस 6 साल के बारे में पहले ज़्यादा जानना चाहूँगा कि उस 6 साल में सर ने ऑपरेशंस में घुसना शुरू कर दिया था, कॉम्बैट शुरू हो गया था, या वो एक सडन इंसिडेंट था जो जिस तरीके से हमें बाद में जाके सुनने को मिला,
तो 6 साल रहे जो, तो वो किस तरीके से थे? टफ थे, टफ टेरेंस पे उनके ऑपरेशंस थे या तो? नहीं, सिक्किम he's he was one of the officer who जिनका एक्सपीरियंस काफी वेरिड हुआ है. सो एक तो एक्सपीरियंस जो कुपवाड़ा एरिया में जैसे एक्टिव एरिया वहाँ पे बहुत active, right, ऑपरेशंस. राइट, दूसरा जो एक्सपीरियंस उनको एक्सपोजर हुआ था वो था डेडिकेटेड टू द टाइप ऑफ टास्क व्हिच इंजीनियर्स डू. वो सिक्किम एरिया में एट अ वेरी वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया उनको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऑपरेशनल टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी. तो ही एक्चुअली लेड हिज कंप्लीट कंपनी एज अ यंग ऑफिसर, went there, deployed for months together. And see, देखिए जब it's difficult to understand the difficult high altitude area, जहाँ पे सांस लेनी मुश्किल है, वहाँ पे he as a young officer he motivated his entire company. And उन्होंने पूरा वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था वो कंप्लीट करके ahead of time कंप्लीट किया. So इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, it is unique and amazing. So I think उनका एक्सपोजर जो हुआ था वो बहुत डिफरेंट टास्क जॉब्स के अंदर हुआ था. एंड इवेंचुअली 6 साल के बाद जब वो नगरोटा पहुंचे तो एक्चुअली उनका वो यूनिट लोकेशन था. एंड द इंसिडेंट व्हिच स्टार्टेड वाज समथिंग व्हिच वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. नोबडी हैड एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट विल हैपन. पीस लोकेशन था. पीस लोकेशन में था. And typical of Akshay and like him many other young officers, he was a volunteer to take the lead of the quick reaction team, which went into the area where the terrorists had entered. So this is something which is very unique and very I would say phenomenal of Indian Army officers, where they just move ahead and take the lead. 100% सर, 100%. एंड जब से मैंने ये कहानी सुनना शुरू किया था, जब से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया और अब तक, ये जो शहादत होती है, ये जो कोई भी मार्टियर होता है तो वो अपने साथ एक विरासत छोड़ के जाता है. ना सिर्फ उसको हम इतिहास में याद रखते हैं, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं. और स्पेशली ये पॉडकास्ट और ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनके अंदर वही भूख है, जिस भूख को आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले फ़ौज ज्वाइन किया, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे टेरेन पे ऑपरेट किया, और अब जाके हम उस दिन पे आ रहे हैं जो दिन शायद एक परिवार के रूप में कभी एक माँ बाप ना देखना चाहते हों. वो दिन जब आता है तो कहीं ना कहीं हम एज अ सिविलियन थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़े से डर जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं. लेकिन एक परिवार के लिए शायद उनके ज़िंदगी का सबसे ब्लैक डे होता है. लेकिन ये भी देखा जाए कि उस दिन भारत माँ ने उनको अपना बेटा बना लिया पूर्ण रूप से, और आज पूरा देश सिर्फ आपके बेटे के रूप में नहीं, भारत के बेटे के रूप में उन्हें देखता है. तो जब इस तरीके की लेगेसी सर के साथ जुड़ती है, और मुझे लगता है कि हम कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी बातें कर लें, वो उनके बारे में कम ही होंगी. क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो यूथ है, ये जो ऑडियंस है, ये जो लोग सुन रहे हैं, और ख़ासकर जो फौज में जाना चाहते हैं, उनको सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में आके लीड करना, और खुद के ही नहीं अपने पूरी टीम को बचाना और उस सिचुएशन पे कमांड पाना. सर की कहानी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करती है. मैं उस दिन पे जाना चाहूँगा, कब आपको वो मैसेज मिला, कब वो आपको फ़ोन आया, और उसके बाद कैसे आपने उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला, और आज आप जो काम कर रही हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कैसे आप दोनों ने उस सिचुएशन को फेस किया. और आज भी जब मैंने आपसे बोला कि आप प्लीज़ 2 शब्द कहिए उन माँ बाप को जो माँ बाप बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, आपने बड़े अच्छी तरीके से उनको बताया कि उन्हें क्यों भेजना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं लॉस तो बहुत बड़ा था मैम, कैसे आप लोगों ने उसको फेस किया? उस दिन ना सुबह सुबह मैसेज आ गया था फैमिली व्हाट्सएप पे, हमारी डॉटर इन लॉ का, संगीता का, वो भी नगरोटा में ही थी. अच्छा, पीस पोस्टिंग थी, मतलब हाँ, अक्षय, संगीता और नैना, और उनकी यूनिट नई पहुंची. नैना ग्रैंड डॉटर. ओह, 2 महीने भी नहीं हुए थे यूनिट को उस वहाँ पे जाके. और पहला क्या है, लाइक अक्षय एंड विद ऑल हिज अदर टीम मेंबर्स, वो अपना वो बैटल स्कूल में ओरिएंटेशन होती है, Right. जब आप कश्मीर में जाते जी. हैं, तो वो बैटल स्कूल करके, हाई ऑल्टीट्यूड बैटल स्कूल करके वापस आया था. एंड ऑन 29 नवंबर 2016 पहला मैसेज हमारे फैमिली व्हाट्सएप में आया कि अटैक इन नगरोटा,
all the Akshay and everybody have gone and आप जरा टीवी ऑन करके देखो क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे बाहर गार्ड्स हैं और हमें बोला गया है कि स्टे क्वाइट, स्टे लो, नो लाइट्स, नो टीवी, नथिंग. तो मैंने टीवी ऑन किया और बाय देन आ रही थी न्यूज़ अटैक इन नगरोटा, जैसे मतलब आता है ऑल द चैनल्स. आई वाज स्विचिंग चैनल्स एंड वाचिंग. एंड उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि अक्षय गए इज हुए लीडिंग द QRT. So he was leading the He was QRT. leading the QRT. ये हमें नहीं पता था. अटैक हुई थी बगल की यूनिट में 166 RT में, और अक्षय की यूनिट 51 इंजीनियर्स वाज एडजेसेंट, और उनके पास वो कैस्पर थी QRT. ही वाज नॉट ऑन ड्यूटी और नथिंग. बट जैसे संगीता बोलती है ना कि एक्चुअली हुआ क्या था, शी सेड वो PT के लिए चेंज कर रहा था अर्ली मॉर्निंग 5 समथिंग बाथरूम में, एंड आवाज़ आई फायरिंग कुछ जैसे ग्रेनेड्स की. एंड उस दिन खबर मिली थी कि आर्टिलरी की कोई ड्रिल होने वाली है. बट उसने बाथरूम का डोर खोला एंड ही सेड दिस इज नॉट एन आर्टिलरी ड्रिल, और कबर्ड खोला और PT के यूनिफॉर्म के बदले कॉम्बैट्स निकाला, पहना. एंड वो कहती जब तक वो शूज़ बांध रहा था मैसेज आ गया था कि ऑल टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स. तो कहता है संगीता कहती ही लेफ्ट द हाउस एंड जाते हुए ही सेड राइट अबाउट दिस वन डे, एंड ही वेंट डाउन. तो संगीता कहती मैं वेट करी थी डाउन द कॉरिडोर. वो अभी ट्रांजिट मेस में ही थे, अकोमोडेशन मिली नहीं थी, यूनिट नई आई थी. कहती आई वाज वेटिंग कि वो कॉरिडोर में जब जा रहा है ही विल टर्न बैक एंड आई विल वेव, पर उसने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा. ही जस्ट वेंट. एंड जैसे बाद में हमें पता चला उनके CEO भी घर आए हैं. CEO कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी QRT जो भी आ गए थे, टीम रेडी थी QRT की. ही वॉज नॉट द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, बट जब अक्षय वहाँ पहुँचा तो मैंने जिस लेफ्टिनेंट को पहले बोला था लीड करने के लिए, उनको उतारा और आई न्यू कि अक्षय इज द बेस्ट पर्सन, तो आई टोल्ड हिम अक्षय यू लीड. एंड अक्षय ऑल्सो फटाफट घुस गया अंदर गाड़ी में. एंड that is the background to it. Like Girish says, he had this feeling घर से ही कि कुछ गड़बड़ है. एंड वो कई बार कहता भी था, जैसे शेयर करते ना, he used to say कि लोग पत्थर मारते हैं आर्मी कॉन्वॉय पे एंड वी आर नॉट सपोज टू हिट बैक. अगर ड्राइवर के सिर पे लग जाएगी तो पूरी गाड़ी गॉड से गिर जाएगी. हाउ इज दिस फेयर? You know, he had these strong opinions. He used to have very strong opinions. और वो disagree भी बड़े respectfully. He had that feeling. He used to say. Called a spade a spade. Yeah, so right, he did. He did. But he was. For us, it was not a surprise. He will be in the thick of what needs to be done. इसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं. So that's how he led, and हमें तो सिर्फ evening 6:30 को जब पता चला. What was the date, ma'am? 29th November 2016. So I was watching on TV. Major Kunal has been, hit, dead, martyred. मतलब आ रहा था. अक्षय का तो कभी नाम आया नहीं, and there were some more casualties. ये सब आ रहा था. But it was only in the evening at 6:30 during mopping up, जब ऑपरेशन खत्म हुई, that Akshay's body was found. That was the time the call came from the CEO that we lost him. मुझे अभी भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से मैम ने उनको कोशिश किया कि वो पीछे मुड़ के देखें और उन्हें वो नहीं देखा, कहीं ना कहीं ड्यूटी कॉल्ड. एंड किसी भी भारत माँ के एक सच्चे सपूत जिसके माइंड में बहुत क्लियर है कि हमारी भूमि पे, हमारी धरती पे अटैक हुआ है, और सब कुछ छोड़ के, फैमिली पीछे छोड़ के, बेटी पीछे छोड़ के, परिवार पीछे छोड़ के, और आज 10 साल होने वाले हैं उस पूरी कहानी को, और मुझे सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं. और मुझे पता है जब ये ऑडियंस, ये देश देखेगा इसको, तो समझ में आएगा कि वो दुख, वो दर्द और साथ में वो गर्व कैसे एक परिवार लेके चलता है. और मैं आप दोनों को फिर से सैल्यूट करता हूँ जिस तरीके से आपने उस इंसिडेंट के बाद अपने आप को संभाला और देश के लिए एक आपने जो ट्रस्ट बनाया, जो आज भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहा है, परिवार की हेल्प कर रहा है. वो मोटिवेशन और वो थॉट कब आया और किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? अभी मैम उसके बाद आपने किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया, सर को भी, पूरी फैमिली को संभाला? और मुझे तो लगता है बहुत कठिन हुआ होगा कुछ टाइम उसके बाद.
आई थिंक 1 साल तो हम ग्रीफ में रहे. 1 साल के एंड जब आने लगी तब हमने एज अ फैमिली हम बैठे एंड गिरीश ने कहा कि लेट्स फॉर्म अ ट्रस्ट. एंड आई थिंक बेसिकली हम सबको लगा कि अक्षय वुड हैव वांटेड दैट कि मेरे साथ नेशन का जो भी सर्विस है वो खत्म नहीं होना चाहिए. तो दैट वाज द एंड गिरीश टुक फॉरवर्ड ऑल द पेपर वर्क. Thank you so much, sir, for this initiative. I mean, there are many students who come to me and say कि I have got to know about armed forces because of the trust, because किसी NCC के पार्ट होते हैं और कहीं ना कहीं से वो आते हाँ हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ Right. वर्कशॉप्स करना है ना. तो इनिशियली ऐसे ही शुरू हुआ एंड वी पुट इट टुगेदर. I would like to just give a आप इसे एडवाइस कह लें या जी सर. एक्सपीरियंस कह लें. जी सर. See, after we lost Akshay, like I said earlier, the first thing which comes to my mind is कि I know I've lost my son. So I will not deny it. But important part क्या होता है कि whenever we face extreme difficult situation, nobody can make you come out of it. You yourself have to come out of it. That is the fundamental truth. Right, sir. आपके जो साथ में लोग हैं वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल सर. but you have to do it yourself. Just as an aside, the example in Air Force when I was a fighter pilot, there were many a times where I encountered difficult situation myself. It was a question of this or that. There are many a times where I have lost very very close colleagues of mine. One thing stands apart, you know, as service officers, we would immediately get back to work and get back to our task. Just as an example, we lost a colleague in Air Force. Within 24 hours, we would put on a flying suit, sit in the fighter aircraft and get airborne. You cannot allow yourself to the situation to overwhelm you. So ये जो है, it is very important to understand कि we must come out of it ourselves. So I think through experience, post action, we took a little bit of time, but then that's exactly what we have done. Got it, sir. Thank you so much.